लसन भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। अद्य शनिवासरः अथवा मंदवासरः अधिक श्रावण शुद्ध चतुर्थी दिनांक 22 जुलाई 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 8। ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान्। द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते। आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। आज कंप्यूटर शुरू ही नहीं हो रहा था, इसलिए काफी देर होगी। ओम शांति शांति शांति। मनःपुरस्सराणि इंद्रियाणि अर्थग्रहण समर्थानि भवन्ति। तो मनःपुरस्सर इस प्रकार के इंद्रिय जिसमें आत्मा मनसा संयुज्यते मना इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन ततः ज्ञानम, ये श्रृंखला है। तो वो इंद्रिय अर्थग्रहण में समर्थ इस प्रकार की होती है। तत्र चक्षु श्रोत्रम घ्राणम रसनम स्पर्शनम इति पंच इंद्रियाणि। तो ये 5 इंद्रिय है अर्थात ज्ञानेन्द्रिय, जिनके द्वारा ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। पंचेंद्रिय द्रव्याणि खम वायु ज्योति आपः भूः इति। तो पंचेंद्रिय द्रव्य जो है वो 5 है, आकाश, वायु, ज्योति यानी कि तेज, आप और पृथ्वी, भूः इति। तो आयुर्वेद के हिसाब में 5 भौतिकानि तु इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते इस प्रकार का है, और जिस महाभूत का जिस इंद्रिय में आधिक्य है उसके नाम से उसको पुकारा जाता है, भौतिक, आप्य वगैरह इस प्रकार से। वैशेषिक के अनुसार इंद्रिय द्वेणु का आरब्ध है, उसी महाभूत के 2 महाभूतों 2 परमाणुओं से ये आरंभ होता है। केवल आकाश में परमाणु नहीं है, बाकी 4 में परमाणु इस प्रकार के हैं। पंचेन्द्रियाधिष्ठानानि अक्षिणी कर्णौ नासिके जिह्वा त्वक् च इति। तो ये 5 इंद्रिय अधिष्ठान इस प्रकार के हैं। पंचेन्द्रियार्थाः शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः, और विशेष गुण जो है इन सभी के, ये उनके अर्थ इस प्रकार के हैं। पंचेन्द्रिय बुद्धया चक्षुर्बुद्ध्यादिकाः ताः पुनः इंद्रिय इंद्रियार्थ सत्वात्म सन्निकर्षजाः क्षणिकाः निश्चयात्मिकाश्च। तो पंचेंद्रिय बुद्धि है, ये अलग है, चक्षुर बुद्धि वगैरह इस प्रकार से। और ये इंद्रिय इंद्रियार्थ मन और आत्मा, इनके सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं, क्षणिक होते हैं, निश्चयात्मिक होते हैं, और ये पंच पंच का बताया गया। तो जैसे मैंने कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष बुद्धि, इनमें अंतर है। ज्ञान सभी के लिए कॉमन है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। उन्हीं शब्दों से लोग अपने अपने जो इष्टार्थ है वो निकालते रहते हैं। और इसलिए विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रवृत्तियां इस प्रकार की होती है। मनो मनोर्थो बुद्धि आत्मा च इति अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च द्रव्याश्रितम च कर्म यदुच्यते क्रिया।
तो मन के अर्थ, विषय, बुद्धि, आत्मा, ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह इस प्रकार का है। तो मन द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है, मन के विषय जो है वो गुण है, और बुद्धि या आत्मा का गुण है, ये भी गुण इस प्रकार का है। तो ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें केवल भौतिक शरीर से लेना देना नहीं है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण, उपयुक्त इस प्रकार का है। और शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च, शुभ अशुभ प्रवृत्ति और निवृत्ति, शुभ की तरफ प्रवृत्ति, शुभ से निवृत्ति, अशुभ से के तरफ प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, ये मन के विषय, बुद्धि और आत्मा, इनके ऊपर निर्भर इस प्रकार के है। द्रव्याश्रितंच कर्म, कर्म जो है वो द्रव्याश्रित है। यद उच्यते क्रिया इति, उसी को क्रिया इस प्रकार से कहा जाता है। तत्र अनुमानगम्यानां पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकानामपि सताम् इंद्रियाणां तेजश्चक्षुषि खं श्रोत्रे घ्राणे क्षितिः आपो रसने स्पर्शने अनिलः विशेषण उपपद्यते। तो पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक इस प्रकार के ये पंच इंद्रिय है इस प्रकार के, और ये अनुमान गम्य है कि आकाश से शब्द का ज्ञान होता है, इसलिए आकाश ये महाभूत शब्द का या चक्षुरिंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय है इस प्रकार से। और बाकी घ्राण से गंध का ज्ञान होता है, तो घ्राण ये पार्थिव इस प्रकार का है, इस प्रकार से बताया जाता है। तथा इंद्रियाणाम तेजस चक्षुषी, फिर भी चक्षुरिंद्रिय में तेज, खम श्रोत्रे आकाश, श्रवणेन्द्रिय में आकाश महाभूत, घ्राणे क्षिति ही, घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी, आपो रसने, रसनेन्द्रिय में जल महाभूत, और स्पर्शने अनिला विशेषण उपपद्यते, और स्पर्शनेन्द्रिय में वायु विशेषतः उपलब्ध इस प्रकार का होता है। तत्र यद्यत् आत्मकम इंद्रियम विशेषात् तत्तदायकम आत्मकम एव आचार्यम अनुगृह्णात् तत्स्वभावात् विभुत्वाच्च। तो जिस जिस प्रकार का इंद्रिय है, तो विशेषता उसी उसी आत्मक इस प्रकार का अर्थ जो है, उस महाभूत का जो अर्थ है उसी का वो ग्रहण करता है। तत्स्वभावात् विभुत्वाच्च, वो स्वभाव उसका इंद्रिय का है इसलिए, और विभुत्व होने के कारण। विभुत्व का क्या देख करते हैं कि देखते हैं एक बार, महाभूतानि खादिनी तेषां ये पिछले वाले अध्याय में चले गए शायद। हाँ, विभुत्व के बारे में हम देख रहे थे। विभुता प्रति शक्तत्वात्, अच्छा विभु ये शक्त के लिए भी एक पर्याय है। हर दैत्येभ्यो हरि आलम विभु समर्था शक्तः, इस प्रकार का व्याकरण में उदाहरण आता है चतुर्थी संप्रदाय में, ये बताने के लिए। तो विभुत्व का अर्थ शक्त होने के कारण वो, उसमें वो सामर्थ्य है, उस
इंद्रिय उस महाभूत के विषयों का ग्रहण करने का। तो ये स्वभावात और विभुत्वात ये यहाँ पे बताया गया। तद अर्थ अतियोग अयोगम मिथ्यायोगात समनस्कम इंद्रियम विकृतिम आपद्यमानम यथास्मं बुद्धिपघाताय संपद्यते। सामर्थ्य योगात पुनः प्रकृतिम आपद्यमानम यथास्मं बुद्धिम आप्यायेति। इस सूत्र के तरफ कभी ध्यान नहीं गया। तो अर्थ के अतियोग अयोग और मिथ्या योग से समनस्क इंद्रिय विकृति आपद्यमानम विकृति में चला जाता हुआ यथास्वम बुद्धिपघाताय संपद्यते। उसकी उसकी जो बुद्धि है उसके उपघात के लिए कारण इस प्रकार का हो जाता है। सामर्थ्य योगात पुनः और सामर्थ्य के योग से प्रकृति में आपद्यमानम प्राकृतिक स्थिति में पहुंचते हुए यथास्व बुद्धि आप्यायति बुद्धि का वर्धन करती है इस प्रकार से। तो हीन मिथ्या अति योग इनसे विकृति निर्माण होती है इंद्रिय में इस प्रकार से, और उससे बुद्धि का उपघात इस प्रकार का होता है। और अगर सम्यक योग इस प्रकार का है तो वो प्राकृतिक रहता है इंद्रिय और बुद्धि का वर्धन करता है। तो इंद्रियार्थों के ऊपर ये बुद्धि निर्माण होना ये निर्भर इस प्रकार का है। मनसस्तु चिंत्यम अर्थात तत्र मनसो मनोबुद्धिश्च एव समानातिहीन मिथ्यायोगाः प्रकृति विकृति हेतु भवन्ति। मन का चिंत्य ये अर्थ है, और मन और मनोबुद्धि इनका वही समान अतिहीन मिथ्या इस प्रकार से योग होते रहते हैं। तो समय योग अति योग हीन योग मिथ्या योग प्रकृति विकृति हेतु तो वो होते, और ये समय योग जो है प्रकृति का कारण है, और ये हीन मिथ्या अति योग ये विकृति का कारण इस प्रकार के है। तो मन के बारे में भी जैसे वहां बुद्धि के बारे में बताया गया कि इंद्रिय हीन मिथ्या योग से जुड़ी होती है तो बुद्धि का उपघात कर देती है, और समय योग से युक्त होती है तो बुद्धि का वर्धन करती है। उसी प्रकार मन और बुद्धि इकट्ठा एक बार ये देख लेते हैं। इंद्रिय निरपेक्षम मनो यद गृह्णाति तच्चिंत्यम यदि वा इंद्रिय गृहीतम एव अर्थम पुनः इंद्रिय निरपेक्षम मनो गृह्णाति तच्चिंत्यम। ये दोनों महत्वपूर्ण है कि इंद्रिय निरपेक्ष सुख दुखादि जो है, जो अर्थ मन ग्रहण करता है वो चिंत्य है, अथवा इंद्रिय गृहित अर्थ इंद्रिय निरपेक्ष अगर वो पकड़ती है, मन पकड़ता है तो वो चिंत्य होता है। एतच्च प्राधान्यादुक्तम तेन मनोर्थानां सुखादीनां अनुपादानं दोषत्वेन नैव उद्भावनीयम्। तो सुख वगैरह का भी ज्ञान होता है तो मनस सुचिंत्यम अर्थ ये अव्याप्त लक्षण हो गया, केवल चिंत्य अर्थ को ही लागू होगा। तो ऐसा नहीं समझना है, ये व्यापक संकल्पना इस प्रकार की है। तो एव इत्यादि मनोविषय से चिंत्य से समयोगः तथा अतिहीन मिथ्या योगाश्च प्रकृति अविकारा स्वभाव इति यावत् विकृति विकारः तत्र चिन्तस्य सम्यक् योग चिन्त्यस्य सम्यक् योग मनसो मनोबुद्धिश्च प्रकृति हेतुर्भवति। अतियोगादयस्तु चिन्त्यस्य मनसः मनोबुद्धिश्च चिन्तन ध्यानादि लक्षणायाः विकृतेर् हेतवो भवन्ति इति वाच्यम्। मन और मन बुद्धि ये अलग किए है, ये एक अलग बात यहाँ पे हो गई कि जनरली मन और बुद्धि को अलग अलग तरीके से समझा जाता है, लेकिन यहाँ मन और मन बुद्धि ये एक साथ इस प्रकार के हीन मिथ्याति योग इस प्रकार से बताए गए। तो एक बात ऐसी है कि बुद्धि और मन दोनों का समाधान होना जरूरी होता है। मनोबुद्धि समाधानम अर्थ तत्व निश्रयणम, ये जो आगे शारीरिक स्थान में बात बताते हैं कि बुद्धि तार्किक होती है
और तर्क दृष्टया क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सोच सकती है। भावना एक अलग बात है और वो तार्किक बुद्धि से अलग इस प्रकार की हो सकती है। बस मुझे ये पसंद आया इसलिए मैंने ये कर लिया और ये मैंने दे दिया वगैरह इस प्रकार से। ये भावना का विषय इस प्रकार का होता है। अब दोनों का समाधान अगर हो तो ही बात अच्छी होती है। अगर कोई एक असंतुष्ट असमाधानी रह जाए तो सुख प्राप्त नहीं होता इस प्रकार से, या प्राकृत स्थिति नहीं बनती। तो मन और बुद्धि दोनों को साथ में सोचना है, मन को अलग से सोचना है और मन और बुद्धि को साथ में सोचना है। तो फिर प्रकृति विकृति हेतु इसमें इन मिथ्याति योग ये विकृति का हेतु और समय योग ये प्रकृति का हेतु इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो अति चिंता वगैरह इस प्रकार से की गई, बिल्कुल ही चिंता नहीं की, या फिर गलत चिंता इस प्रकार से की गई, तो विकृति निर्माण इस प्रकार की होगी और फिर उपघात होगा या दुख इस प्रकार का निर्माण होगा। तो चिंत्य ये मन का विषय है, अर्थ है, लेकिन उसको सही ढंग से करना है और जहां रुकना है वहां पे रुकना है। अति चिंता इस प्रकार से करनी नहीं है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार के है। तो समय योग तक ही चिंता का सेवन करे, चिंतन करे, आगे वास्तव में कृति करे। केवल सोचने से बात नहीं बनती, कृति उसके बाद चाहिए, तभी जो हम चाहते हैं वो होगा। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये चिंता, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का विषय है मन का। वही एक है, ऐसा ही नहीं, सुख दुख वगैरह भी उसके विषय है। तत्र इंद्रियाणां समनस्कानां अनुपतापानां अनुपतप्तानां अनुपतापाय प्रकृतिभावे प्रयतितव्यम एभिर्हेतुभिः। तो मन के सहित इंद्रिय जो अनुपतप्त है, उनका ताप न होने के लिए अनुपतापाय प्रकृति भावे प्रयतितव्यम एवं हेतु भी, उनकी प्राकृतिक अवस्था बनी रहे इसलिए इन हेतुओं से प्रयास करें। तद यथा सात्वें इंद्रियार्थ संयोग है ना, तो सातवें इंद्रियार्थ संयोग इस प्रकार का होना है। आत्मयोग, हीन योग, मिथ्या योग तीन ही टालने हैं। बुद्धिया सम्यक अवेक्ष अवेक्ष कर्मणाम सम्यक प्रतिपादन, और बुद्धि से अच्छे तरीके से परीक्षा करके बार बार देख के कर्म सम्यक जो है वो प्रतिपादन करना है, वो करना है। देश काल आत्मगुण विपरीत उपासना चाहिए, और देश काल आत्मगुण विपरीत इस प्रकार की उपासना करनी है। तो हम अनुपदेश में है तो उसके विपरीत जांगल इस प्रकार का देश का सेवन करना वगैरह वगैरह इस प्रकार से करना है। तो देशकाल आत्मगुण विपरीत उपासनेन च इति। तस्माद् आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेय। और इसलिए जो आत्म का हित चाहता है, खुद का हित चाहता है, वो सभी तरीके से और सभी बातें सर्वदा स्मृतिमास्थाय, स्मृति में रखकर सद्वृत्तम अनुष्ठेयम, सद्वृत्त का अनुसरण करना चाहिए। तो सद्वृत्त का महत्व क्या है? सर इसको क्लियर करो, विपरीत उपासना। जो देश काल आत्म गुण हमारे है इस प्रकार से, तो उसके विपरीत उपासना करनी है। यानी कि ठंड का मौसम है तो कपड़ा या घर ये जो है वो उष्ण होना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो ये सब शीत होने चाहिए। ये देश विपरीत इस प्रकार का काल विपरीत हो जाएगा। देश विपरीत भी जैसे मैंने कहा कि अनुपदेश है तो उसके विपरीत क्रिया करनी है।
तो जंगल मांस वगैरह इसका सेवन करना इस प्रकार का वहां पे रहेगा। और आत्मगुण विपरीत जो है, तो हमें आलस्य वगैरह और कुछ इस प्रकार के है, तो उसके विपरीत हमारा बर्ताव होना चाहिए। हमारी सुखासीन लोलुप इस प्रकार की वृत्ति है, तो उसके विपरीत होना चाहिए। तो जिससे हमें तकलीफ होने की संभावना है, पीड़ा होने की संभावना है, उसके विपरीत हम करते रहेंगे, तो फिर उसका असर कम होगा और बीमारियां नहीं होगी। कर्तुम इच्छा चिकित्सा, ये इच्छार्थक है, उन्नति के लिए ऐसा अर्थ है क्या? वास्तव में लॉजिकली देखना जरूरी है कि जो आत्महित की अपेक्षा करता है, कामना करता है, वो इस प्रकार के सद्वृत्त का अनुष्ठान करे, ऐसा कहने का मतलब है। मनोबुद्धि को एक या अलग मानने से क्या फर्क पड़ेगा चिकित्सा में? आगे शारीरिक स्थान में इसके बारे में बहस है कि मनोबुद्धि समाधानम दोनों का समाधान होना जरूरी इस प्रकार का है। नट सम्राट मूवी अगर देखी है तो लड़के लड़की को अपनी जगह दे देना, ये भावनिक निर्णय है और ये तर्क दृष्टया सुसंगत इस प्रकार का नहीं है। मन का समाधान हो जाएगा, लेकिन जैसा उस पिक्चर में दिखाया गया उस प्रकार से अगर लड़के लड़कियों से कुछ झगड़ा हो गया या फिर उनके मन में कुछ अलग विचार इस प्रकार के हो गए, तो पछताना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जीते जी उनको नहीं देना है, इस प्रकार का एक तार्किक विचार है। लेकिन हमारे जीवन के बाद तो उन्हें देना चाहिए, तो विल करे मृत्यु पत्र करे इस प्रकार से और हमारे बाद उनको सौंप दे। ये मन और बुद्धि दोनों का मिलाप इस प्रकार का रहेगा। भावनाओं का संबंध हृदय से है और विचार का संबंध मस्तिष्क से है, जो हम अनुभव करते हैं। हारित में या भेल में शिरोगत हृदय इस प्रकार का जो बताया गया है तो और वहां भी मन रहता है अगर शिरोगत हृदय इस प्रकार का है, तो ये दोनों चीजें अलग है। बुद्धि कुछ अलग बताते हैं, मन कुछ अलग बता रहा है। दोनों का एक साथ समाधान होना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का होगा। अभी छात्रों को तुम ये सीखो इस प्रकार का कंपल्शन किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है, क्योंकि माँ बाप ने उस प्रकार की शिक्षा ले ली है या फिर उन्हें लगता है कि इन लोगों को समाज में मान मिलता है, सम्मान मिलता है और यही शिक्षा अच्छी है। तो शायद बुद्धि से ये एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर भावना विरोध करती है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरा ही कुछ करना है, तो बड़ी कठिन परिस्थिति आ जाती है। और कई लोग ऐसे रहते हैं कि जीवन भर असमाधानी रहते हैं। मैं जो करना चाहता था मैं नहीं कर पाया, मुझे किसी दूसरे फील्ड में डाला गया और मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, मुझे इसमें आनंद नहीं है, इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है। और मन ने कुछ निर्णय ले लिया भावनाओं के आधार पर और बाद में उसके बारे में पछताना पड़ा, ये भी बात होती है। तो दोनों तरीके से सावध रहना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा।
और मन और बुद्धि इकट्ठा विचार अगर करेंगे एक साथ इस प्रकार से, और फिर दोनों का समाधान हो इस प्रकार से अगर कुछ करेंगे तो दुख होने की संभावना कम है, बल्कि सुख मिलने की संभावना ज्यादा, समाधान मिलने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की है। तद्य अनुतिष्ठन युगपत संपादयते अर्थद्वयम आरोग्यम इंद्रिय विजयञ्च इति। तो ये दोनों एक साथ करने से दो प्रकार के अर्थ प्राप्त होते हैं, एक आरोग्य और दूसरा इंद्रिय विजय। तो आरोग्य प्राप्त होने के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का है, और उसके साथ इंद्रिय विजय भी हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर हम अहित चीजों से दूर नहीं हो सकते। तो इंद्रिय विजय भी इसमें हासिल होता है। बट व्हाट बुद्धि शुड थिंक इज डिसाइडेड बाय मन ओनली। बुद्धि इज फिजिकलिटी, फिजिकलिटी, नथिंग बट बॉडी ओनली। नहीं नहीं है, बुद्धि बॉडी तो नहीं है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है इस प्रकार से। इंद्रियार्थो ही मनस्केन गृह्यते। मनस सहित इंद्रिय से इंद्रियार्थ का ग्रहण किया जाता है। कल्प्यते मनसा पूर्वम गुणतो दोषतो अथवा। तो गुणवत क्या है, दोषवत क्या है, ये मन के द्वारा सोचा जाता है, और फिर निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। उसके आधार पर वो व्यवस्थिततया वक्तुम कर्तुम व बुद्धिपूर्वकम, वो बोलना या कुछ क्रिया करना इस प्रकार की बातें करता है। तो ऐसे हालात में बुद्धि ये निर्माण होने वाली है, और हर पल निर्माण होती रहती है, हर क्षण निर्माण होती रहती है, इस प्रकार की स्थिति है। सुश्रुताचार्य ने जो कहा है, तद्विद्याचार्य सेवा च बुद्धि मेधा करो गणा सतताध्ययनम वादा परतंत्रावलोकनम। सतत अध्ययन, वाद, दूसरे के साथ चर्चा करना, परतंत्रावलोकनम, दूसरे तंत्रों का अवलोकन करना, उनको पढ़ना, इस प्रकार से। तद्विद्याचार्य सेवा च, और तद्विद्या आचार्यों की सेवा, ये बुद्धि मेधा करो गणा, ये बुद्धि कर और मेधा कर गण, इस प्रकार का बताया गया है। अब इस सूत्र के आधार पर परतंत्रावलोकन जो है, उसके आधार पर हमें एलोपैथी सीखनी चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। एक तो एकम शास्त्रम अधियानो विद्या शास्त्र निश्चय, इस सूत्र के आधार पर भी कहते हैं, और इस सूत्र के आधार भी परतंत्रावलोकनम जो है उसके आधार पर भी बताते हैं। तो इसका एक सही उत्तर ऐसा है कि सुश्रुताचार्य ने जब श्लोक लिखा तो उस समय तो एलोपैथी थी नहीं, तो परतंत्र का अवलोकन उनके मन में एलोपैथी हो ही नहीं सकती इस प्रकार से। तो ये गलत इस प्रकार के अर्थ लगाना है। उसके ऊपर भी एक बुजुर्ग वैद्य का कहना था कि ठीक है, उस जमाने में नहीं थे, लेकिन आज के जमाने में जो बहुत सारे शास्त्र है वो हमें पढ़ने चाहिए, तो ही आयुर्वेद अच्छा समझ में आएगा। ये इसमें एक, ये नहीं पढ़ेंगे तो आयुर्वेद अच्छा समझ में नहीं आएगा, इस प्रकार से बताते रहते हैं। और खास करके एलोपैथी पढ़नी चाहिए, ये बताते हैं। तो मैंने सवाल पूछा कि ठीक है, अगर आज के जमाने में इस सूत्र का अर्थ लगाना है तो फिर आप बताते हैं वैसी बात हो सकती है, लेकिन उसमें भी ऐसी स्थिति है कि सिर्फ एलोपैथी ही क्यों, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, चाइनीज मेडिसिन वगैरह वगैरह, ये सभी भी सीखना चाहिए। ये सभी भी परतंत्र इस प्रकार के हैं, और सिर्फ हमारे लिए ये कंपल्शन क्यों? एलोपैथी के डॉक्टर को भी आयुर्वेद सीखना चाहिए, होम्योपैथी सीखनी चाहिए। तो वो गुस्सा हो गए। उन्हें पता चला कि इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया जा सकता इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा उन्होंने गलती की है तो हम भी गलती करेंगे। मैंने कहा उन्हें लगता नहीं कि वो गलती कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, केवल आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, एलोपैथी सीख नहीं रहे हैं, तो हम गलती कर रहे हैं इस प्रकार से। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ एलोपैथी सीख रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, उनको आयुर्वेद, होम्योपैथी वगैरह के बारे में भी जानना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस प्रकार का है। तो इसमें से बाहर निकलना है, तो अगर पढ़नी है, सीखनी है एलोपैथी,
तो इस तरीके से सीखे कि हमारे जो दृष्टिकोण है वो बर्बाद ना हो। पहले तो हमें आयुर्वेद ही सीखना है और वैसे मानवीय आयु आयु को मर्यादा है। अमर्याद आयुष तो नहीं है हमारा, हमारी शक्ति बुद्धि अमर्याद इस प्रकार की नहीं है। हमारे शास्त्र में सीखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, उन सबको छोड़कर एलोपैथी के पीछे दौड़ते रहेंगे तो बड़ी मुसीबत की बात इस प्रकार की होगी। इसलिए और सबसे बड़ा नुकसान, हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण को अगर खो बैठेंगे, उसके जरिए विचार ही नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा नुकसान होगा। और ये हो रहा है। व्हाट्सएप में जो मैसेजेस घूमते रहते हैं, कोई एलोपैथी का निदान लिख देता है, इसके लिए क्या चिकित्सा करें, बहुत सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं कि ये दे दो ये दे दो इस प्रकार से। तो यहाँ कहाँ का आयुर्वेद रहा, ये तो आयुर्वेद है नहीं। हमारे दृष्टि से निदान क्या होगा ये देखना जरूरी है। शायद कोई रोग का, चाहे दोष धातु मलक का वैषम्य में इसी प्रकार का होगा, अग्नि के बारे में विचार होगा, लेकिन जो भी है वो आयुर्वेद की दृष्टि से इसको कैसे देखा जाए ये देखना जरूरी है। उसके बगैर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। तो अगर हम आयुर्वेदीय निदान ही भूल जाएंगे इस प्रकार से, तो काफी मुश्किल मामला हो जाएगा और ये अभी हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि हमें मूल ग्रंथों का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए। ताकि हमें आयुर्वेद में जो जो कुछ जानना है वो सब भी हम जान रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति हो। लोग आसानी से कह देते हैं कि शास्त्र की मर्यादा रहती है, हर शास्त्र की मर्यादा ये होती है इस प्रकार से। ये बिल्कुल गलत है। हमने शास्त्र पढ़ा ही नहीं तो हम शास्त्र के मर्यादों के बारे में क्या बताएंगे। एक कोई भी ऐसी व्यक्ति दिखाओ कि जिसने समूचे आयुर्वेद ग्रंथों का अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, संस्कृत अच्छा है, अच्छी तरीके से अर्थ समझ लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया है। कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोलटकर सर भी नहीं थे। उन्होंने काफी कोशिश की ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ जानने की, संस्कृत अच्छा था, प्रैक्टिस में भी लाया। फिर भी समूचे ग्रंथ नहीं हो सकता है, हमारे समय की मर्यादा इस प्रकार की है। तो अगर हमें आयुर्वेद के लिए ही फुर्सत नहीं है तो हम बाकी शास्त्र कहाँ से सीखेंगे। एलोपैथी में सुपर स्पेशलिटी का कंसेप्ट है। अगर आप कोई रेडियोलॉजिस्ट को पूछते हैं अरे ये हार्ट अटैक हो गया उसको ट्रीटमेंट करो, तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तुम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। हम पूछेंगे अरे तो एमबीबीएस तक तो तुमने पढ़ाई की है, वहां तो हृदरोग सीखा है आपने, तो अब फिर क्यों नहीं कर सकते इस प्रकार से। तो बोलेगा नहीं, मैंने छोड़ दिया, अभी मैं रेडियोलॉजी में हूँ, तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाएंगे पाऊंगा इस प्रकार से। तो वहाँ एलोपैथिक का ही एक आदमी उसके एलोपैथिक के ही दूसरे ब्रांच में झांक कर भी नहीं देखना चाहता। वहाँ हम ऐसा मानते हैं कि हम आयुर्वेद भी समझते हैं, एलोपैथी भी समझते हैं, एलोपैथी के सभी ब्रांचेस भी समझते हैं। वो मूर्खता है। तो हम खुद को फंसा रहे हैं, लोगों को भी फंसा रहे हैं। ये बात हो सकती है कि आयुर्वेद में भी स्पेशलाइजेशन हो इस प्रकार का, और कोई कहेगा बस मैं कैंसर ही देख रहा हूँ, बाकी रोगों के बारे में मुझे पता नहीं है, आप किसी दूसरे वैद्य के पास जाइए। ये भी बात हो सकती है, क्योंकि आप जिसमें दिलचस्पी लेते हैं, आप जिसमें ज्यादा काम करते हैं, उसी के बारे में आपको जानकारी होती रहती है, बाकी के बारे में आपके पास ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा इस प्रकार से। तो अभी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेद में भी आएगी, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत क्या है कि सभी ग्रंथों का, सभी 8 अंगों का ज्ञान होना बेसिक लेवल पे इस प्रकार से। और फिर एक में आपकी मास्टरी है, अष्टवैद्य परंपरा वगैरह इस प्रकार की है, ठीक है। लेकिन सभी के बारे में प्राइमरी नॉलेज तो होना ही है, प्राइमरी अनुभव होना भी है इस प्रकार से। वो नहीं रहा हमारा, आयुर्वेद चिकित्सा का ही अनुभव नहीं है, तो बाकी की बात छोड़ो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि
हमें सजग होकर मूल ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए। परतंत्रावलोकन का अर्थ एलोपैथी सीखना है ऐसा नहीं लेना है। सुश्रुताचार्य के लिए जो अभिमत इस प्रकार का था, बाकी निमि वगैरह, काश्यप वगैरह ये जो ग्रंथ है वो पढ़े। परतंत्रावलोकन या हमारी आयुर्वेद की अन्य तंत्र इस प्रकार के उनका अध्ययन करें, या न्याय वैशेषिक वगैरह इस प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करें। ये उनको अभिप्रेत था। वो छोड़ के एलोपैथी पढ़नी है ऐसा अभी बुद्धिभेद किया जाता है और लोग उसमें फंस जाते हैं इस प्रकार से। और आयुर्वेद की अच्छी प्रैक्टिस आने के लिए एलोपैथी अनिवार्य है, ये जो बताए जाते हैं ये भी गलत है इस प्रकार से। तुम अपने शास्त्र को पढ़ते रहो। कोलटकर सर ने कुछ भी एलोपैथी पढ़ी नहीं थी, मैंने भी पढ़ी नहीं है, फिर भी मैं इतने बरस से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है जो मामूली ज्ञान तुम्हें होना चाहिए वो रिपोर्ट्स देखे देखे हो जाता है। क्योंकि सभी लोग फाइल्स, बड़ी बड़ी फाइल्स लेके आते हैं, रिपोर्ट्स लेके आते हैं, और आपको ढूंढना है तो विकिपीडिया देखो, गूगल में जाओ, सर्च करो। कुछ बातें अगर समझ में नहीं आ रही तो उतना ही काफी है। मूल रूप से हमें आयुर्वेद ग्रंथों का ही अध्ययन करते रहना चाहिए, उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसलिए परतंत्रावलोकन का अर्थ हमारे ही सभी ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए, तो हमें शास्त्र की मर्यादा के बारे में शायद पता चलेगा। शास्त्र की मर्यादा के बारे में किसी को बोलना ही नहीं है। खुद की मर्यादा क्या है इसके बारे में बोलो, शास्त्र की मर्यादा का कोई विषय ही नहीं इस प्रकार से, खास करके आयुर्वेद शास्त्र की मर्यादा का। सर, कैंसर की चिकित्सा करते रुग्ण की मृत्यु बाकी व्याधियों से अधिक होती है, ऐसे में इसके फल का उपभोग चिकित्सक के दैव में भी करना पड़ता है क्या? अगर हाँ, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? काफी अहम मुद्दा है इसमें। असाध्य वेदों की चिकित्सा नहीं करना इस प्रकार के चरकाचार्य ने बताया दिया है। प्रकृतिस्थेषु भूतेषु उपेक्षा इस प्रकार से। व्याधि तत्व परिज्ञानम वेदनायाश निग्रह एतद् वैद्य से वैद्यतम न वैद्य प्रभरायुषा, ये भी बात कही जाती है। तो यहाँ असाध्यम समुपाचरे, जो असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है, स्वार्थ विद्या यशो हानि उपक्रोशम असंग्रहम प्राप्नुयान्यतम वैद्य योसाध्यम समुपाचरे, तो उसका नुकसान होता है इस प्रकार से। दूसरी जगह ऐसे भी सूत्र है कि यावत कंठकातः प्राण तावत कार्य प्रतिक्रिया कदाचित दैव योगेन दृष्टि जीवति। जब तक कंठ में प्राण है तो चिकित्सा करनी है, क्योंकि दैव योग से रिष्ट लक्षण दिख रहे हैं तो भी आदमी बच जाता है इस प्रकार से। तो और वरो भूतदया धर्म इत्यार्थेषु विषग्वरा वर्तते सिद्धार्थ ससरमते वर्तते। भूतदया एक अहम धर्म है। तो मालूम है असाध्य है, होने वाला, ठीक नहीं होने वाला, फिर भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलकर जीवित रहे, ये हमारा उद्देश्य हो सकता है। ये शुरू से ही बता के कर सकते हैं। नौबत कब आती है? जब तक उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाती है, तब तक ठीक है। जब डिटोरिएशन स्टार्ट होता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब निश्चित रूप से मरने ही वाला है इस प्रकार से, तो उस समय में लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, आयुर्वेद की मर्यादा है, और हम अगर एलोपैथी में चले जाते तो ये नौबत नहीं आती इस प्रकार से। तो ये सोचना ही गलत इस प्रकार का है। अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु, क्रियायाम ये भवेत, कि अगर क्रिया नहीं करेंगे तो निश्चित मृत्यु है, और अगर क्रिया करते हैं तो संशय हो सकता है कि कदाचित मृत्यु होगी, कदाचित नहीं होगी इस प्रकार से। तो बहुत सारे पब्लिकेशंस में लिमिटेशंस और स्कोप लिखते हैं, पर उसमें आयुर्वेद शास्त्र का लिमिटेशन आधुनिक कसौटी पर लिखाया जाता है, क्या सही है? बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ साध्यासाध्यता के निकष बताए गए हैं। तो हमें उन्हीं का पालन करना है।
हमारे दृष्टि से भी अगर असाध्य है, और समझो कि वो एलोपैथी में साध्य हो गया, एक पकड़ कर चलते हैं कि हमारे शास्त्र के अनुसार असाध्य है और ये उनके शास्त्र के अनुसार सिद्ध हो गया, साध्य हो गया इस प्रकार से, तो बड़ी ठेस पहुंचती है कि ऐसा कैसा इस प्रकार से। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। ज्यादातर एलोपैथी में जो असाध्य कहा गया है वो हमारे शास्त्र में साध्य हो गया, यही बहुत ज्यादा है। और इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। एलोपैथी टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस्ड है, सिम्टोमेटिक रिलीफ में इतनी एडवांस है, तो हमें प्रैक्टिस के लिए अवसर कहाँ है, लेकिन है। हजारों वर्षों से है, अभी भी है। ऐसी स्थिति नहीं है कि बस आयुर्वेद का कुछ काम नहीं रहा, एलोपैथी इतनी बढ़ गई है तो कुछ करने लायक है ही नहीं हमारे लिए, ऐसी तो स्थिति नहीं है। तो एक बात स्पष्ट है कि हमारी मर्यादा और शास्त्र की मर्यादा ये दोनों अलग है, और हम अपनी मर्यादाओं को मान्य करेंगे, उसमें संदेह की बात नहीं है कि मुझे कितना ज्ञान है, मुझे कितना अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये ट्रीट कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं अगर छोड़ देता हूँ तो वो किसके पास जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है इस प्रकार से। और फिर ऐसा होता है कि ठीक है आप ही करो, जो करना है आप ही करो इस प्रकार से। मैंने एक यहाँ अहमदाबाद में जाता था तो एक वहां दूर से एक औरत आती थी, कोलन कैंसर था। और फिर मैंने दूध पे रखा, दवाएं शुरू की, उसने अच्छा रिस्पॉन्स किया, एक बरस अच्छा चला गया। फिर बाद में उसके लड़के और बहू का एक्सीडेंट हो गया स्कूटर का। और फोन घर पे आया जो इस माँ ने उठाया, और फिर जब पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है लड़के का और बहू का और वो अस्पताल में दाखिल है, तो वो एकदम डिप्रेशन में चली गई। और फिर विषाद रोग वर्धना नाम के रोग बढ़ गया। वो तो 15 दिन 20 दिन के बाद रिहा हो गया अस्पताल से, और ठीक थे, ऐसा कोई ज्यादा आपत्ति नहीं हुई थी। लेकिन ये बिगड़ गई तो बिगड़ ही गई, वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। दर्द बहुत होता था। मैं महीने में एक बार जाता था तो वो दिखाने के लिए आते थे, तो मैंने दवाई चेंज करके करके दे दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, दर्द वैसा ही रहा। तो मैंने कहा कि एक काम करो कि ये एलोपैथी में पैच लगाया जाता है मॉर्फिन का, तो उससे थोड़ी राहत मिल सकती है, तो जिसने ऑपरेशन किया है उनको कहो कि वो पैच प्रिस्क्राइब करे इस प्रकार से, तो कम से कम दर्द तो नहीं होगा इस प्रकार से। तो उसका लड़का हंसा, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला ये तो हम पहले ही कर चुके थे, आपके यहाँ आने से पहले हमने पैच लगाया था, उससे राहत नहीं मिल रही थी, इसलिए हम आपके पास आए। आपकी चिकित्सा से एक बरस तो अच्छा निकल गया। अब ये बीच में हादसा हुआ, इसके जरिए ये सब कॉम्प्लिकेशंस फिर से बढ़ गए, लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आप ट्रीटमेंट करते रहे, कुछ भी हो, मृत्यु भी हो, लेकिन हम दूसरे किसी के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये बात इस प्रकार की होती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि असाध्य है करके हम छोड़ देना चाहते हैं तो भी लोग छोड़ते नहीं है, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? तो जहां तक हो सके प्रामाणिकता से प्रयत्न करते रहे, यही महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और हमारा दृष्टिकोण रोगी को राहत दिलाना इस प्रकार का होना चाहिए, कम से कम। तो sir, should we charge fee from such patient? If yes, what part should be donated, or should we just charge minimum or ask patient to donate as per his her capacity, and we can use this money for other such patients so that we can secure ourselves. In my case,
I feel hesitant in charging free from such patients. इसका सीधा उत्तर देना मुश्किल है। ये उस प्रकार के मरीज, उस प्रकार की सिचुएशन जो है, उसके ऊपर निर्भर इस प्रकार का होता है। एलोपैथी के लोग तो इसके बारे में कुछ सोचते नहीं है, वो चार्ज करते रहते हैं और पूरा चार्ज करते रहते हैं। पेशेंट की अगर पेइंग कैपेसिटी है तो एक अलग बात है। अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है, कि हमने बता दिया है कि असाध्य है और कुछ होने वाला नहीं है, पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी है और वो देने के लिए तैयार है, तो ठीक है हमारे हिसाब में। लेकिन साध्य भी है और पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है, तो भी हमें कंसेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं देखना है इस प्रकार से। लोगों का अजीब माहौल ऐसा है कि अगर आप कम पैसे लेते हैं तो उन्हें लगता है डॉक्टर अच्छा नहीं है, वैद्य अच्छा नहीं है। चाहे वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी किसी ना किसी तरीके से पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी जगह ये आयुर्वेद करने वाले हैं, इनको क्या पैसे देने का है, इस प्रकार से भी सोचने वाले अमीर लोग हैं और वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते, राजी नहीं होते इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो भूतदया श्रेष्ठ धर्म है। एक शेंडे सर या मैं या कुलटकर सर, कोई भी व्यक्ति हमारे क्लिनिक से पैसे नहीं है इसलिए उसको दवा नहीं मिली, इस प्रकार का नहीं होना है, उस प्रकार से नहीं निकल जाना चाहिए। अगर पैसे नहीं है, तुम्हारे जितने पास पैसे, जितने तुम्हारे पास जितने पैसे वो दे दो, दवा लेके जाओ, इस प्रकार से हम बताते हैं। शायद वो फिर से वापस नहीं आता, उसको जब पता चल जाता है कि इतनी इनकी फीस इतनी है और हम दे नहीं रहे हैं इस प्रकार से। अभी फिलहाल ऐसा हुआ था, एक एनजीओ है विनय बेनेगल नाम का, नासिक में है। वो आयुर्वेद के उपचार के लिए कैंसर के मरीजों को पैसे देते हैं वो एनजीओ। और आपका जो बिल है वो देते हैं इस प्रकार से, चैरिटी के जरिए। उनको सिर्फ चाहिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, वो कंफर्म कर लेते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, येलो रेशन कार्ड जो है वो, और फिर वो पूरी मदद करते हैं इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है। जैनों में भी इस प्रकार का ट्रस्ट है। हमारे पास दूसरा एक मरीज है, तो वो भी आपकी चिकित्सा के लिए पैसे देते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, केवल जैनों को ही देते हैं। ठीक है। तो मैं मानता हूं कि पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोभ के वश लोगों को लूटने की कोशिश नहीं करें, ये एक अहम मुद्दा है। हमें जितना पर्याप्त है उतना ही हम ले लेंगे, लालच में आकर ज्यादा पैसा लेना है इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। और जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी इस प्रकार का नहीं करेंगे। मैं हमारे यहाँ जो वीएसएस करके कैटेगरी रखी है, वैद्यकीय सलाह समिति, डॉक्टर्स या वैद्य और उनके रिश्तेदार, निजी रिश्तेदार वगैरह वगैरह इस प्रकार के, उनको हम मुफ्त दवा देते आ रहे हैं। फिर भी कुछ प्रसंग ऐसे हुए कि जिससे मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ा। एक किसी डॉक्टर की भाभी, और भारत पुणे में थी, और उसको और उसके लड़के को हम दवाइयाँ देते थे इस प्रकार से, मुफ्त में देते थे। वो आगे कनाडा चली गई। फिर वहां से दवाइयाँ मंगवाती रही इस प्रकार से। और आश्चर्य की बात थी, 1000 1500 रुपए ऐसा कुछ कुरियर चार्जेस हो गए थे, पोस्ट के वगैरह इस प्रकार से। तो उसका कहना था ये भी मैं नहीं दूंगी इस प्रकार से। दवाइयाँ मुफ्त भेजो इस प्रकार से। तो मेरी रिसेप्शनिस्ट ने कहा नहीं, हम दवा नहीं भेजेंगे, ये अगर पोस्ट के पैसे भी देने के लिए भी तैयार नहीं है तो हम दवा नहीं भेजेंगे इस प्रकार से।
बाद में वो भारत में आई और फिर दवा चाहती थी। तो उसने कहा कि तुम पहले ये क्लियर करो, तुम्हारा 1200 रुपया है कुछ है वो दे दो, कुरियर का चार्जेस, दवाइयों का चार्ज नहीं है। तो फिर भी उसने वो दिया नहीं, दवा दवा दी नहीं, ऐसे ही चली गई इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब मामला है। तो अभी मैं करता हूँ कि जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स है उनसे नहीं लेता है, बीएमएस होकर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके निजी रिश्तेदारों को दवाइयों के पैसे लेते हैं, कंसल्टिंग नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। जी सर, आई फॉलो दिस, इवन आई गिव मेडिसिन विदाउट चार्जिंग राइटिंग श्री, एंड मोस्ट ऑफ देम कम बैक टू पे बैक द अमाउंट व्हेन दे हैव I'll some run away also। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। तो इसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। तो ये एक कोई नियम कर पाना मुश्किल इस प्रकार का है। जिस प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं उसके आधार पर क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में सोचना योग्य इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, सोमवार को हम आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम वैद्यवर्गो हि न्यूनम। बुद्धि और मेधा अलग है। मेधा ग्रंथाकरण शक्ति मेधा इस प्रकार की बताई जाती है, ग्रंथों का आकलन होना, और बुद्धि जो है वो बदलने वाली इस प्रकार की है। एक अभी दो प्रोग्राम आ रहे हैं। एक 6 अगस्त को आयुर्योग का अगला सेशन है, पुणे में है, ये प्रेसिडेंट होटल में। तो जिन्होंने पहले किए हैं वो आना है तो आ सकते हैं, उनके लिए रिपीटिशन होगा। सिर्फ उपेंद्र दीक्षित का व्याख्यान जरूर श्रवणीय इस प्रकार का होगा, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो आना चाहते हैं तो जरूर आएंगे। छात्रों के लिए अलग मूल्य रखा गया है। और दूसरा जो है 20 अगस्त को है, वो सोनाली शिंदे के यहाँ खड़द में, जिसका असवर जजुरी रोड पे है, और उसका विषय व्यावसायिक और गुंतवणूक या प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टमेंट इस प्रकार का है। तो उसमें भी शामिल हो जाए, खास करके जिनकी खेती है वो उसमें जरूर शामिल होने की कोशिश करे। तो उसका बयान आएगा, 1-2-3 दिन में आ जाएगा। और इसका आज रिलीज हो चुका है, 6 अगस्त का जो है वो आज रिलीज हो चुका है, तो वो करो। द कंटेंट ऑफ मयूरी दाउनकर is void on the group. Eh? Contact of Mayuri Daunkar is void on the group, on the GPay। तो मैं बताता हूँ निसार शेख को, वो एक बार देख लेगा। लेकिन होना चाहिए, पिछले में किया था तो ठीक है, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या हुआ इस प्रकार से। तो हमारे ग्रुप में से काफी लोग आ सकते हैं, मराठी में है ये फिर बात ध्यान में रखो। ऑनलाइन के बारे में अभी भी सोच नहीं रहे हैं। कॉन्टेक्ट इज डिफरेंट। ओके, तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, वो बताएंगे आपको इस प्रकार। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।